हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगची जो अब किंग बन चुका था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का, साथ ही साथ उसके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। उसके फादर को मार दिया गया था। लान वांगची जो ये उम्मीद भी नहीं कर पाया था कि उसकी ज़िंदगी में ये क्या हुआ। उसका फादर जो उसे छोड़ के चला गया, उसे अपने गद्दी संभालना पड़ा। उसके हाथों में, उसके कंधे में बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ आ गया। साथ ही साथ गुसू में जो भी पढ़ने के लिए आए थे सारे स्टूडेंट्स गायब थे। लान वांगजी पिछले 1 महीने से ढूंढने लगा था उन सारे लोगों को। फाइनली जाके 1 महीने बाद सबको पता चलता है कि यिलिंग में बच्चों की आवाज़ें सुनाई गया था, वो भी यिलिंग के माउंटेन में। यह सुनने के बाद लान वांगजी ने ऑर्डर दे दिया था कि गुसू के लिए गुसू से यिलिंग के लिए रवाना हुआ जाए। मतलब सब लोग अब रवाना होने वाले थे गुसू की तरफ, जहाँ पे लान वांगजी सभा को एंड करने के बाद वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो पहले अपने रूम पे गया, मतलब अपने महल जाने के बाद वो अपना जो आर्मर था, युद्ध के जो पोशाक होता है ना, वो पहन लिया था, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ वो जाना चाहता था। इनफैक्ट सब लोग ही अपनी तैयारी लेकर ही जाना चाहते थे। अगर वहाँ पे वॉर करना पड़े तो वो लोग करेंगे। लान वांगजी अपना युद्ध के पोशाक पहनते ही वो अपने बेड में साइड कॉर्नर का जो टेबल था वहाँ पे एक वुडन बॉक्स रखा हुआ था। लान वांगजी उस वुडन बॉक्स को अपने हाथ में लेता है, वो उसे ओपन करता है। ये वही वसूली था, मतलब वही फ्लूट जो लान वांगजी ने विंग को दिया था। लान वांगजी उसे देखते हुए उसकी मुट्ठी टाइट हो गई थी। हाँ, विंग भी उसे नहीं मिला। वो पिछले 1 महीने से कितना ज़्यादा तड़पा है, कितना ज़्यादा घबराया हुआ था विंग के लिए, विंग ठीक है या नहीं इसके लिए। पर उसकी जिम्मेदारी ने उसे यहाँ रोक दिया था, वरना वो कब का उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता। क्योंकि अगर विंग को कुछ हुआ तो वो पूरे दुनिया को ना दबा कर देगा। वो ये सोच लिया था, उसका दिमाग में बस विंग चल रहा था। और साथ ही साथ वो लड़का, कौन है ये लड़का, उसे जानना है, उसे वो मारना चाहता है। उसकी इतनी बड़ी गुस्ताखी कि वो उसके एब्सेंट में उसकी पूरी किंगडम को एकदम जला दिया था। लान वांगजी उसे नहीं छोड़ेगा। अगर वो उसके हाथ में आ गया, अगर उस लड़के ने विंग को टच भी किया ना, तो वो उसे मार डालेगा। लान वांगजी ये सोच रहा था और वो अपने हाथों में वो फ्लूट लेता है। ये फ्लूट उसने उसके बर्थडे पर, उसके 18 साल के बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। फिर उसके बाद से वो उसे देख नहीं पाया। और जब विंग उसे नहीं मिला था, वो कितना ज़्यादा पैनिक हो गया था, कितना ज़्यादा वो अपने मन ये पैनिकनेस को रोक के रखा था। क्योंकि वो एक किंग था, वो एक क्राउन प्रिंस था। उसका राज्य, ये सारे साम्राज्य इसे संभालना है। अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो पूरा राज्य भी कमज़ोर पड़ जाएगा। और लान वांगजी ये नहीं होने दे सकता था। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो भी जानता है और उसका दिल भी जानता है कि उसका दिल में कितना ज़्यादा गुस्सा है, साथ ही साथ घबराहट है विंग के लिए। अगर विंग को कुछ हुआ वो नहीं छोड़ेगा उसे, वो उसे नहीं छोड़ेगा। जो भी उसकी विंग के लिए उसकी कुछ भी हुआ तो वो मार डालेगा उसे। लान वांगजी जो गुस्से में था, वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। फाइनली उसे एक हिंट मिला है। वो विश करता है कि वो सारे बच्चे ठीक हो और उसका विंग ठीक हो। ये सोचकर वो उस फ्लूट को वहाँ पे रखता है। ये फ्लूट उसे विंग के जो बेस क्वार्टर था वहाँ से ही मिला था। हालांकि वो बक्से से अलग था, मतलब बक्से में नहीं रखा हुआ था, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था। लान वांगजी जो उस फ्लूट को एकदम सही सलामत अपने कवर्ड के अंदर रख देता है और वो अपने तलवार को उठाता है। तलवार को देखते हुए कहता है, विंग मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा और साथ ही साथ मैं सबको बचाऊँगा। और इस बार मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। उसने मेरे दिल पे टच करने की कोशिश किया है, उसे हार्म करने की कोशिश किया है और मेरे फादर की मौत का भी बदला मैं लूँगा। ये कहकर वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ लिया था। तभी उसके रूम पे नॉक होता है। बाहर से शू यांग कहता है, महाराज सब लोग तैयार हैं। यह सुनकर लान वांगची कहता है और वो अपने तलवार को देखता है। साथ ही साथ वो एक बार उस फ्लूट को बस देखता है। देन वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो निकल कर एकदम जो सारे सेक्ट लीडर्स थे, मतलब जो लोग ऑलरेडी पूरी तरीके से तैयार थे जाने के लिए, वो लोग खड़े हुए थे, वहाँ पे चला गया। जहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स अपने घोड़े पर बैठ गए थे। यहाँ पे सारे जो ओमेगास थे, मतलब सेक्ट लीडर्स के जो ओमेगास, वो सारे लोग राज्य में रुकने वाले थे। यहाँ पे सारे अल्फाज जाने वाले थे वहाँ पे। हालांकि मैडम यू जाना चाहती थी, लेकिन फेंग मियान ने मना कर दिया। वो यहाँ पे रहे, अगर यहाँ पे कोई मुसीबत हो तो मैडम यू यहाँ पे संभाल सकती हैं। एंड फेंग मियान जानते हैं कि मैडम यू इतना ताकत तो रखती हैं कि वो बचा पाएंगी सबको, वो अपने जीडियन से। जहाँ पे जो फेंग मियान था, फेंग मियान भी अपने घोड़े पर बैठ गया था। जो वहाँ पे मैडम यू फेंग मियान की तरफ देखते हुए कहता है, फेंग मियान हमारे बच्चों को बचा के लाना। ये कहकर मैडम फेंग मियान की तरफ देखा है। फेंग मियान ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया था और वो कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग हमारे बच्चे को ज़रूर वापस लाएंगे। ये कहकर वो घोड़े के जो रिप था ना, जो रस्सिया था, उसे टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अब एकदम अपनी जाने के डायरेक्शन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं आ रहा हूँ विंग तुम्हें बचाने के लिए। ये कहकर वो घोड़े को चला दिया था एंड साथ ही साथ सब लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। सब लोग अब यिलिंग की तरफ रवाना हो गए थे। वो लोग चलते चलते 2 टाउन ऑलरेडी क्रॉस कर लिया था। यिलिंग गुसू से बहुत दूर था, तो उन लोगों को जाने में टाइम लगेगा। लेकिन लान वांगजी जो बिना रुके चल रहा था, साथ ही साथ सब लोग भी अब बिना रुके चल रहे थे। वो लोग रेस्ट भी नहीं किया। 2 टाउन कंप्लीट करने के बाद एक जंगल आता है एंड वो लोग उस जंगल को पार करने लगे थे। ये जंगल वहाँ का बड़ा जंगल था। उसे पार करने के बाद ही यिलिंग पहुँचेंगे, यिलिंग के जो मार्केट था वहाँ पे पहुँचेंगे। यिलिंग माउंटेन
यिलिंग मार्केट से थोड़ा दूर था। मतलब वो यिलिंग का मार्केट तो कहा जाता था, लेकिन यिलिंग माउंटेन उससे दूर था, इसीलिए वहाँ पे वो सारी एनर्जी उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ पे जितने भी लोग थे वो डरे हुए थे, क्योंकि यिलिंग के जो पहाड़ था वहाँ से डार्क एनर्जी आ रहा था, जिसके प्रभाव से नॉर्मल जो कल्टिवेटर्स थे या फिर नॉर्मल लोग जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें मतलब फेस कर रहे थे, इसीलिए वहाँ से बहुत सारे लोग हट भी गए थे। कुछ लोग वहाँ पे थे क्योंकि उनके घर वहाँ पे थे, दुकान एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो लान वांगची जो अब चल रहा था जंगल से, वो जंगल को ख़त्म करने वाला था। उनको जंगल ख़त्म करते करते रात हो चुका था, वो भी रात के ठीक 9 बज गए थे। लान वांगची जो बिना मतलब रुक के चल रहा था, अब जाके पीछे से लैन आन कहता है, महाराज रुकिए। ये सुनकर लान वांगची अपने घोड़े को रोक दिया और वो पीछे देखने लगा, जहाँ पे पीछे जो लैन आन था वो अपने घोड़े को थोड़ा सा आगे लाते हुए कहता है, महाराज अभी बहुत रात हो चुका है, अब आगे जाना ठीक नहीं होगा, हम कल सुबह जाएंगे, अभी के लिए आप लोग यहीं पर रुके, हमें यहीं पे रुकना चाहिए। ये सुनकर लान वांगची की तरफ घूर के देखता है और वो सामने रास्ते को देखता है। इस जंगल को पार करने के बाद वो टाउन आएगा एंड टाउन के बाद वो लोग यिलिंग जाएंगे, जहाँ पे लान वांगची वहाँ पे देख रहा था कि तभी जिन गोंगशान पीछे से कहता है, महाराज राजकुमार लैन आन ने सही कहा है, अभी बहुत रात हो चुका है, हम इंतजार करना चाहिए सुबह होने का, हम सुबह जाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। और वैसे भी हॉर्स भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उन लोगों ने लगातार चला है बिना रुके, तो उनके लिए ही सही हमें थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये सुनकर जो लान वांगची था, लान वांगची अपने घोड़े को देखता है, हाँ उसका घोड़ा भी थक गया था, तो उसने नोट कर दिया। यहाँ पे मतलब वो लोग अभी भी जंगल से बाहर निकले नहीं हैं, वो लोग जंगल के मतलब अभी भी अंदर ही है, वो बाहर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा उनको टाउन में पहुँचने में, इसलिए सब लोग अब यहीं पे रुकने का प्लान कर लिया था इस जंगल के एंड में, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे ही कैंप लगा दिया था। यहाँ पे सारे सैनिक भी थे, मतलब पीछे पीछे सारे सैनिक भी आए थे, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक एक साथ थे, वो भी आर्मर पहने हुए, वो भी वहाँ पे टेंट लगाते हैं। लान वांगची जो अभी अपने टेंट से बाहर था, मतलब यहाँ पे सब लोग अपने अपने टेंट पर सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और वैसे भी 9 से तो ज़्यादा ही बज गया था, अभी 10 या 10:30 बज रहे थे, सब लोग अब सोने के लिए चले गए थे, लेकिन सिवाय लान वांगची जो अपने टेंट से बाहर था और वो आसमान को देखने लगा था। आसमान में भी बस विंग का चेहरा वो याद कर रहा था। विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम सही सलामत हो? उसका दिल घबरा भी रहा था, पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि विंग ठीक नहीं है, विंग को कुछ हुआ है और ये डर ही उसे खाए जा रही थी। वो बस होप कर रहा था, कि उम्मीद कर रहा था कि विंग ठीक है, वो सही सलामत है। लान वांगची यही सोचते हुए बाहर बस चाँद को देख रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था कुछ ऐसा कि वो वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा होगा जो शायद ठीक नहीं होगा। पता नहीं उसे क्या लग रहा था। उसके दिमाग में ना एक और बात भी घूम रही थी, मतलब क्लैन लीडर शू की बातें। क्लैन लीडर शू जिस तरह से बोल रहे थे, उनकी बातें झूठे नहीं लग रहा था और ना ही अकवा लग रहा था। हाँ, उसने वो 4 सोल के बारे में पढ़ा था, 4 सोल, एंड उसके बाद पता नहीं कि उसे ये 4 सोल का चीज़ कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल टूल के साथ कनेक्टेड लग रहा था। एंड ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जा रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि एक इमोर्टल ने वो स्पिरिचुअल टूल बनाया था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऑफकोर्स वो भूला नहीं है। पता नहीं कि उसे लग रहा था कि वो स्पिरिचुअल टूल जो अब आज़ाद हो चुका है, वो कुछ तो नया करने वाला है, या फिर उसे वो मिल गया है जो शायद वो ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे वो सारी गुफा की बातें भी याद आ रहा था जो उस स्पिरिचुअल टूल या फिर वो शक्ति बोल रहा था कि उसके अंदर वो नहीं था जो उसे कंट्रोल कर पाए, यानी कि कोई और था जिसे कंट्रोल कर सकता था। क्या वो शक्ति अपना बॉडी पा चुका है? उसकी सारी लिंक ना कहीं एक जगह पे वही लड़के के ऊपर जा रहा था। वो लड़का क्या वो जो सोच रहा है, ऑफकोर्स वो 1 महीने से यही सारी चीज़ें सोच रहा है, एंड ये सारी चीज़ें सोच कर ही उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हुआ है। उसे लग रहा था कि वो स्पिरिचुअल टूल या फिर जो भी था वो शक्ति का स्रोत जो भी था, वो शायद अपने बॉडी को ढूंढ चुका है, जो वो बॉडी के बारे में बोल रहा था। एंड ये बॉडी वही बॉडी हो सकता है, यानी कि वही लड़का वो पहले ही समझ चुका था कि उस गोले का, उस लाल कलर के शक्ति के गोले का कोई ना कोई मालिक ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से वो गोला या फिर जो भी उस शक्ति का गोला था वो बोल रहा था, उसी अकॉर्डिंग वो समझ गया था कि वो कोई अच्छे इंटेंशन से बिल्कुल नहीं था। एंड लान वांगची से सामना कर चुका था, उस शक्ति से सामना कर चुका था, और कितना ज़्यादा पावरफुल वो है वो भी वो सामना कर चुका था। इनफैक्ट उसने अपने किंगडम में वही शक्ति को महसूस किया था जो उसने उस बार दफन रैली में महसूस किया था, दफन रैली के गुफा में वो महसूस किया था। वो समझ गया था वो आज़ाद होने के बाद वो अपना बॉडी ढूंढ चुका है, एंड वो बॉडी जब वो ढूंढ चुका है तो इस बार वो अपना दबाई लाने के लिए आया है, या फिर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। और लान वांगची को ठीक इसी चीज़ का डर था, जो डर था वही हो गया। अब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ये चीज़ दवाई लाने वाला है, बट कब लाने वाला है ये उसे नहीं पता। बट हाँ, उसे कुछ ना कुछ करना होगा और कैसे भी करके उसे रोकना पड़ेगा, वरना पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, और ये लान वांगची होने नहीं दे सकता था। लान वांगची को कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। वो बस आमना सामना करना चाहता था उस लड़के से। ऑफकोर्स वो समझ गया था कि वो लड़का ही उस येलिंग में है। लान वांगची इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने
पर्सनल गार्ड को वहाँ पे भेजा था। एंड ऑफ कोर्स वेन रोहान से पहले ही उसे पता चल गया था कि हीलिंग में बच्चों की शोर शराबा सुनाई दिया था। एलान वांगची जो ऑलरेडी तैयार होने वाला था, अब यहाँ पे सभा में सभी लोगों को पता चला तो उसने सभी को ही वहाँ से चलने के लिए बोल दिया था। एंड ऑफ कोर्स लान वांगची ये समझ गया था कि वो लड़का येलिंग में ही है, और साथ ही साथ उसके गुप्तचर ने ये भी कहा कि येलिंग के माउंटेन में पूरी तरीके से बैरियर क्रिएट किया हुआ था, और वो भी डार्क एनर्जी से। लान वांगची इससे ही समझ गया था क्योंकि उसके क्लैन में जब वो पर्सन आया था तो उसकी वो शक्ति उसने महसूस किया था, और वो शक्ति उस गुफा के शक्तियों के साथ भी मिलता है, और साथ ही साथ उसके गुप्तचर के अकॉर्डिंग ये शक्ति पूरी तरीके से उस येलिंग के पहाड़ की शक्ति से भी मिलता है। लान वांगची इसी से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो लड़का उसी में ही है, मतलब येलिंग में ही है, और वो अब तैयार था उस लड़के से आमना सामना करने के लिए। वो देखना चाहता था कि वो लड़का उसके साथ कैसे लड़ता है। उस लड़के ने उसके पिता को मारा है, और साथ ही साथ उसने विंग और सारे स्टूडेंट्स को किडनैप किया है। कोई तो वजह होगा। लान वांगची जो ये सारी चीज़ें सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, उसने पूरी तरीके से सोच कर आया था। उस लड़के का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा उन सारे स्टूडेंट्स को पकड़ने का। वो उन सारे स्टूडेंट के साथ कुछ ना करना चाहता था, या फिर उस स्टूडेंट्स के जरिए वो कुछ करना चाहता था। लान वांगची जो हीलिंग के आसपास ही अपने गुप्तचर को रखा था, उन सारे गुप्तचरों से उसे ये भी पता चला करीबन रात के टाइम पर उस गुफा से कोई ना कोई आवाज़ आता था जो बहुत ही अजीब सा होता था, जैसे कि करीबन वो दोनों आपस में कोई बहस कर रहा हो, ऐसा लगता था। मतलब गुप्तचरों ने तो यही कहा कि जैसे दो आवाज़ें एक साथ लड़ाई कर रहा हो या फिर एक ही साथ में बहस कर रहा हो। दोनों अलग अलग वॉइस थे। एक वॉइस जो थोड़ा सा सॉफ्ट बट कोल्ड एंड एग्रेसिव था, और दूसरा जो पूरी तरीके से एग्रेसिव एकदम इमोशनलेस था। लान वांगची ये दो चीज़ों को सुनकर ना बहुत सा मतलब स्ट्रेंज उसे फील हुआ, और उस चीज़ को समझने के बाद ही ना उसके दिमाग में टंग करके बस यही आया, फोर सोल। एंड ये दो चीज़ों का उसे पता नहीं उसने दिमाग में ये क्यों सोचा कि फोर सोल के साथ वो दो मतलब जो वॉइस था उसका क्या मतलब है, बट उसने ये समझ लिया था कि ये फोर सोल के साथ कहीं ना कहीं इन मतलब वॉइसों का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, बस वो उसे मिलाना चाहता था। और इसी सोच में वो अभी चांद की तरफ देख रहा था। रात बहुत ज़्यादा था, सब लोग सोए हुए थे, एकदम साइलेंट जगह था। लान वांगची जो अपने तलवार को ले लिया था, तलवार को लेकर वो वहाँ से बस चलने लगा। वो जंगल के थोड़ा सा साइड कॉर्नर पे आने लगा। हाँ, वो लोग अभी जंगल में ही थे, तो जंगल से वो लोग बाहर नहीं गए थे। वो जंगल के एक साइड में आकर एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पे चांद की रोशनी अच्छे से गिरता हो। हालांकि उसके टेंट की तरफ से चांद की रोशनी आती थी, लेकिन उतनी क्लियर से नहीं आता था। तो लान वांगची एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पे चांद एकदम क्लियरली उसके सामने हो। तो लान वांगची एक ऐसा जगह ढूंढता है, उसके बाद वो वहाँ पर एकदम बैठता है, और बैठने के बाद वो एकदम अपने गुचिन को बाहर निकालता है। एंड अपने गुचिन को बाहर निकालते ही ना वो अपने गुचिन पे हाथ रखता है, एंड वो अपनी गुचिन पे हाथ रखे ही अपने गुचिन की स्ट्रिंग को बस थोड़ा सा खींचा, जिसमें एक छोटा सा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकला जो बहुत दूर चला गया। एंड उस स्ट्रिंग को बजाने से ही तुरंत ही दूसरी तरफ एक पर्सन का आंखें ओपन हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वो पर्सन जो एकदम ही अपने आंखों को ओपन कर लिया था, वो ओपन करते ही अपने मुँह से सिर्फ एक ही बात निकालता है, चिंगशियान। ये कहकर वो पर्सन तुरंत ही उस जगह से निकलता है। निकलकर वो बाहर देखता है, बाहर अंधेरा था बट चांद की रोशनी गिर रहा था। वो बाहर आते ही इधर उधर देखते हुए कहता है, चिंगशियान, ये तो चिंगशियान का पावर है, पर चिंगशियान यहाँ कैसे आ सकता है? उसे तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए ना। चिंगशियान यहाँ कैसे आया? वो पर्सन सोच रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ को टाइट करते हुए कहता है, चिंगशियान, इसका मतलब। ये कहकर वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आता है, तुम्हारा अंत। ये सुनकर वो पर्सन अपने मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मेरा अंत ऐसे नहीं होगा। ये सुनकर उसके अंदर से ही आवाज़ आता है, होगा, तुम्हारा अंत होगा, भूल मत जाओ चिंगशियान। चिंगशियान क्या है? तुम अब मरने वाले हो, तुम्हारा अंत बहुत करीब है। ये सुनकर वो पर्सन चीख कर कहता है, अपने मुंह को बंद रखो, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये हूँ मैं, ये जितने सालों बाद आजाद हुआ है वो, उसे कुछ नहीं होगा। उल्टा जो वो गुचिन बजा रहा है ना, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर जैसे कि अंदर से आवाज़ आती है, तुम उसे मार नहीं सकते हो, वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें मारने के लिए आ रहा है वो। ये सुनकर किन चिल्लाकर कहता है, नहीं, वो मार नहीं पाएगा मुझे। इस बार मैं किसी को अपने आप को मारने नहीं दूंगा, और ना ही किसी को कैद करने दूंगा, मैं मार डालूंगा उसे। ये सुनकर उसके अंदर से ही आवाज़ आता है, तुम उसे मार तो क्या, उसे छू भी नहीं पाओगे। याद है तुम्हें उस गुफा के बारे में, किस तरह से चिंगशियान ने तुम्हारी आधे से ज़्यादा एनर्जी खत्म कर दिया था। ये सुनकर जो यन था, यन चीख कर कहता है, नहीं, मैं इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। जहाँ पे उसकी बातों को लड़खड़ाते हुए देखकर उसके अंदर से ही एक और पर्सन कहता है, बातें लड़खड़ा रहे हैं, पहली बार यन के बातें लड़खड़ा रहे हैं। तुम्हारा अंत बहुत करीब है यन, तुम्हें इस बार कोई भी बचा नहीं सकता है यन। ये सुनकर यन चीख कर कहता है, नहीं, मैं इस बार जीतूंगा, इस बार पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरा होगा, इस पे मेरा राज रहेगा। ये वो चीख कर कहता है, जहाँ पे उसके अंदर से एक कामिंग और एक टीजिंग वॉइस कहता है, तुम राज करोगे, हाँ, तुम्हारे अंत का टाइम हो गया है यन। तुम राज तो क्या, ना तुम पहले राज कर पाए हो और ना तुम इस बार राज कर पाओगे, तुम अब अंत के बहुत करीब हो यन। ये सुनकर वो यन चीख कर कहता है, नहीं, मैं इस बार नहीं मरूंगा, और ना ही इस बार मेरे रास्ते में किसी को आने दूंगा, खुद चिंगशियान को भी नहीं। ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, रोक सको तो रोक लो,
पर इस बार तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम मेरे बॉडी पे आ तो गए हो, पर बहुत जल्द ही तुम्हें मेरा बॉडी छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर यन चीख कर कहता है, नहीं, ये मेरा बॉडी है, मैं मेरे बॉडी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अंदर से एक गुस्से और एक ग्रॉलिंग की आवाज़ आते हुए कहता है, नहीं, ये बॉडी मेरा है। तुम मेरे बॉडी में कब्जा करके बैठे हो, मैं तुम्हें अपना बॉडी कब्जा करने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ, बस एक बार तुम मेरे बॉडी से अलग हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो यन हंसता है और वो कहता है, तुम मुझे मारोगे? इतनी पावर है तुम्हारे पास? तुम एक सोल हो, भूल मत जाओ। तुम एक सोल होकर मुझे कैसे हरा सकते हो? ये सुनकर वो उसके अंदर से चीख कर कहता है, मैं सोल जरूर हूँ, बट मैं इस बॉडी का ओनर भी हूँ। तुम मेरे बॉडी पे सिर्फ कब्जा करके बैठे हो, ये तुम्हारा बॉडी नहीं है। ये कहकर वो अंदर से चीख कर उठा था। ये देखकर जो येन था, येन हंसते हुए कहता है, जितना चीखना है ना उतना चीख लो, ये बॉडी तो मेरा ही है और मैं इस बॉडी को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उस चिंगशियान को मुझे फिर से कमजोर करने दूंगा। ये सुनकर वो पर्सन चीख कर कहता है, देखा जाएगा कि कौन अपने बात को रख पाता है। और हाँ, ये कहकर उसके अंदर से एक टीजिंग वॉइस कहता है, भूल मत जाना कि चिंगशियान ने तुम्हारा क्या हालत किया था। याद है तुम्हें कई हजार साल पहले तुम्हारा और चिंगशियान का टकरार कैसा हुआ था? ये कहकर उसके अंदर से वो सोल हंसने लगा था। जहाँ पे ये सुनकर जो येन था, येन कहता है, नहीं, उस बार की गलती इस बार नहीं होने वाला है। वादा करता हूँ, ये येन का वादा है कि इस बार कोई भी गुचिन, कोई भी टूल मुझे रोक नहीं पाएगा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद करने में और इसे मुट्ठी में करने के लिए। चिंता मत करो सोल, तुम जितना देर तक चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, चीखो, चिल्लाओ, जो भी करो, बट याद रखना ये येन है, येन जो पावरफुल है, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक बार अपनी मौत तक दिखा दिया था, तो इस बार भी वो अपनी मौत को दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। ये कहकर वो स्मृत करता है। ये सुनकर उसके अंदर से वो सोल कहता है, वो आ रहा है तुम्हारा अंत बन के। ये कहकर वो हंसने लगा था। ये सुनकर यन गुस्से में ना अपने हाथ में एक ब्लैक स्मोक का जो पावर था वो हाथ में लेता है और वो तुरंत ही अपने अंदर उसे घुसा देता है। एंड तभी उसके अंदर से चीखने की आवाज़ आता है, चिल्लाने की आवाज़ आता है और वो दर्द से कराहते हुए उसके अंदर का सोल कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यन कहता है, तुम जितना बातें करोगे उतना ही तड़पोगे। मैंने कहा ना कि इस बार मैं जीतूंगा और इस बार तुम अपने आंखों से देखोगे कि मैं कैसे जीता हूँ। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो ना, ये सारी बातें मैं गलत प्रूफ करके ही रहूंगा। ये कहकर वो हंसने लगा था और उसके अंदर का सोल तड़पने लगा था, दर्द में चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो यन हंस रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक और गुफा का दिखाया जाता है। एक ऐसा गुफा जो पूरी तरीके से वाइट कलर का था। बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ था एंड वो पर्सन के एकदम मिडल में एक चीज़ जो धीरे धीरे चमक रहा था, बहुत ही स्लोली, वो भी ब्लू कलर में बहुत ही स्लोली चमक रहा था और वो हवा में मतलब एकदम झूल रहा था। ठीक है, वो चीज़ धीरे धीरे चमक रहा था। वो 2 पर्सन जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था, दोनों ने ही एकदम अपनी आंखों को ओपन कर लिया एंड वो दोनों उस चीज़ को जो उनके मिडल में था उसे देखने लगा। जहाँ पे उस 2 पर्सन में से एक पर्सन कहता है, ये हो रहा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन भी अपने सिर को हाँ मिलाता है और वो कहता है, हाँ, और इसे हमें जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। ये सुनकर वो पर्सन नोट करता है और वो कहता है, क्या वो बाहर आ गया होगा? जहाँ पे ये सुनकर वो पर्सन अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, वो बाहर आ गया है। ये सुनकर वो पर्सन टेंस होते हुए कहता है, इसका मतलब वो दोनों अब आमने सामने आने वाले हैं। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन अपने सिर को नोट करता है और वो कहता है, हाँ, और हमें अब इसे जल्द से जल्द करना है। ये सुनकर वो पर्सन भी अपने सिर को नोट कर दिया और वो दोबारा अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड वो दूसरा पर्सन ने भी अपनी आंखों को बंद किया। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के कुछ एनर्जी अपनी बॉडी से निकाल रहे थे जो उस ब्लू एंड वाइट कलर की जो रोशनी था उसमें जा रहा था और वो धीरे धीरे ग्लो करने लगा था। सीन यहाँ से भी स्किप हो गया था और हमें टाइम स्किप करते हुए पूरे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। लान वांगची जो अपने टेंट से बाहर निकला था, वो रात को ही मतलब टेंट के अंदर चला गया था कुछ देर तक गुचिन को बस ऐसे ही तैयार करके, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बैटल में ये यूज़ करना था। लान वांगची जोटने के बाद तैयार था वहाँ से मतलब हीलिंग की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे सब लोग उठ गए थे एंड सब लोग भी अब पूरी तरीके से तैयार थे, जहाँ पे सब लोग अपने अपने हॉर्स पे बैठ गए थे एंड लान वांगची भी, एंड वो तुरंत ही अब वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे लैन आन भी अपने भाई के साथ चल रहा था। यहाँ पे अंकल नहीं आए थे, अंकल अभी भी क्लैन में थे। लान वांगची ने अपने अंकल को क्लैन में रहने के लिए कहा था क्योंकि किसी को तो रहना था ही। तो लान वांगजी यहाँ पे लैन आन, शू यांग और साथ ही साथ बाकी सारे सेक्ट लीडर्स थे एंड सारे सैनिक भी, जहाँ पे वो सारे लोग अपने अपने हॉर्स में बैठ के पहले हीलिंग का जो मार्केट था वहाँ पे आते। हीलिंग के मार्केट में जितने भी लोग थे वो मतलब अपने किंग को सामने देखकर वो कर रहे थे। लान वांगजी जो सीधा इनको नज़रअंदाज करते हुए सीधा चल रहा था, उसका दिल भी अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कोई तड़प रहा था। इनफैक्ट उसे कल से ही लग रहा था, वो कल जब गुचिन को लेकर बैठा था तब से ही उसे अजीब सा ही बेचैनी फिर से हो रहा था, जैसे कि कोई तड़प रहा है, कोई दर्द में है एंड कोई चीख रहा है और कोई पुकार रहा है, उसे लग रहा था। और उस वजह से ही वो बहुत मुश्किल से ही बस अपने टेंट में जाके सोने की कोशिश किया था, लेकिन पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया था। जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो पूरी तेज़ी से
येलिंग माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। वो बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा था, विंक मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ये कहकर वो तेज़ी से चलाने लगा। फाइनली वो लोग येलिंग माउंटेन के पास पहुँच गए थे। यहाँ पे सारे लोगों को, मतलब येलिंग मार्केट में जितने भी लोग था उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इसीलिए लान वांगची ने सभी को वहाँ से हटने के लिए बोल दिया था एंड सब लोग वहाँ से हट भी गए थे। लान वांगची जो अब येलिंग मार्केट के जो येलिंग माउंटेन था वहाँ पे था एंड वो पास से देख रहा था जैसा कि उसने सोचा था। यहाँ पे एक बैरियर सेट था, हालांकि वो दिख नहीं रहा था। यहाँ पे सब लोग मतलब घोड़े को चलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी लान वांगची ने अपने तलवार से सबको रोक दिया। सब लोग कंफ्यूजिंगली लान वांगची की तरफ देखने लगे। लान वांगची जो अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम उस माउंटेन की तरफ भेजा एंड तब जाके वो माउंटेन के ऊपर भेजने पर ही वो जो बैरियर था वो पूरी तरीके से विजिबल होने लगा। ये देखकर सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए एंड सब लोग हैरानी से उस माउंटेन को देखने लगे जहाँ पे जिन गोंगशान कहता है, अरे ये तो बैरियर लगा हुआ है, पर ये किसने लगाया? जहाँ पे लान वांगची कुछ नहीं कहता, जहाँ पे जो फेंग म्यान था, फेंग म्यान कहता है शायद ये वही होगा जिसने हमारे बच्चों को एकदम किडनैप करके रखा है। जहाँ पे ये सुनकर सब लोग नोट करते हैं। यहाँ पे लान वांगची अपने घोड़े से उतरता है और वो येलिंग माउंटेन के थोड़ा पास आता है। यहाँ पे सब लोग भी अपने घोड़े से उतरकर एकदम उनके पीछे पीछे जाने लगे थे। जहाँ पे लान वांगची ये देखकर रोक दिया था सबको, सब लोग वहीं पे खड़े हो गए थे और लान वांगची को देखने लगे थे। लान वांगची जो पास से उस बैरियर को देख रहा था, ये बैरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ये बैरियर क्रिएट जिसने किया था उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट किया था एंड लान वांगची ये समझ गया था। जहाँ पे जो सारे सेक्रेटर्स थे वो भी इस बैरियर के थोड़ा सामने आ गए थे एंड इसे देखने लगे थे। यहाँ पे शुयांग जो किंग लान वांगची की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज ये तो बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो उसी दिन की तरह ही वो एनर्जी लग रहा है जो एनर्जी हमने उस गुफा में महसूस किया था। ये उसने बहुत ही लो टोन में कहा था। जहाँ पे लान वांगची सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। जहाँ पे सिख लीडर्स में से जिन गोंगशान और विन रोहान कहते हैं, महाराज अब हमें इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा अगर हमें अंदर जाना है। अगर इसे हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक साथ इस बैरियर को तोड़ देते हैं। ये सुनकर जो लान वांगची था, लान वांगची उन सारे सिख लीडर्स की तरफ देखता है। वो जितना आसानी से समझ रहे हैं उतना आसान ये है नहीं। ये बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बनाया गया था, तो यहाँ पे बेकार में ही हमला करके उनका एनर्जी लॉस होगा, बजाय ये बैरियर टूटेगा। मतलब ये बैरियर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसके लिए कोई हल ढूंढना पड़ेगा। लान वांगची तो सबको थोड़ा पीछे हटने के लिए कहता है। सब लोग पीछे हट गए थे। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची पहले अपनी तलवार को बाहर निकालता है और फिर वो सारे सिख लीडर को कहता है, आप लोग भी तलवार को बाहर निकालिए और मैं जब बोलूँगा तभी आप लोग इसमें अटैक कीजिएगा। वो थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता था, पहले वो देखना चाहता था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सभी जो अल्फाज सिख लीडर्स थे वो अपने तलवार निकाल लिया था और वो पूरी तरीके से तैयार था। महाराज कहेंगे और वो एक साथ वो लोग अटैक करेंगे। सब लोग एकदम अपने तलवार पर हवा में भी उड़ गए थे। वो लोग हवा में उड़कर एकदम चारों तरफ फैल गए थे। चारों तरफ सिख लीडर्स उस बैरियर के चारों तरफ वो लोग फैल गए। यहाँ पे जो सिख लीडर था, सारे सिख लीडर्स बस उस बैरियर को देख रहे थे। लान वांगची उस बैरियर को ध्यान से देखता है। उसके बाद वो अपनी रोप के अंदर से कुछ तालिस्मान निकालता है और फिर उन सारे तालिस्मान को सबकी तरफ देते हुए कहता है, इनको एक्टिवेट करके अपने बॉडी पे लगा लीजिए। ये सुनकर सारे सिख लीडर्स ने नोट कर दिया था, उन्होंने सवाल नहीं किया। यहाँ पे सब लोगों ने उस तालिस्मान को अपने बॉडी पे रैप कर लिया और उसे एक्टिवेट भी कर दिया। जहाँ पे लान वांगची जो अब उस बैरियर की तरफ देखते हुए सबको एक साथ कहते हैं, हमला। ये कहकर वो तेज़ी से उस बैरियर की तरफ बढ़ने लगा, वो भी अपने तलवार को सामने रखते हुए। सब लोग सेम तरीके से कमांड से वो सारे सिख लीडर्स भी एक ही साथ उस बैरियर की तरफ बढ़ने लगा एंड उस बैरियर के साथ तेज़ी से उनके तलवार के टकरार होने से एक बहुत ही तेज़ी से उस बैरियर से फोर्स निकलता है, बहुत तेज़ी से। एंड वो फोर्स इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो सारे सिख लीडर्स एकदम हवा में ही बहुत दूर जाके गिरे थे। लेकिन वो तालिस्मान की वजह से एक सामने एक बैरियर क्रिएट हो गया था, जिस वजह से वो लोग बच गए थे। लेकिन ये बैरियर ऑलमोस्ट एकदम टूटने जैसा था। वो स्पेल, वो जो प्रोटेक्शन तालिस्मान था वो टूटने जैसा था, क्योंकि वो बैरियर जब वो लोग दूर जाके गिरे थे वो बैरियर पे एकदम बैरियर टूटने के बहुत करीब था। टूटने के निशान वो बैरियर पे था, बट वो माउंटेन के जो बैरियर था उस पर एक भी आँच नहीं आया था। बट उन लोगों के जो प्रोटेक्शन तालिस्मान था उसमें जो बैरियर था वो टूटने जैसा था, लेकिन वो लोग बच गए थे उस बैरियर की वजह से ही। वो लोग जो अपने आप को उठाते हैं और वो फिर से हवा में उड़ जाते हैं। यहाँ पे जो किंग लान वांगची था वो भी बहुत दूर जाके गिरा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लिया था। जहाँ पे वो भी हवा में उड़कर उस बैरियर की तरफ देखता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही है, ये बैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा। लान वांगची जो अब उस बैरियर के एकदम सामने आ गया हवा में उड़ते हुए ही, और वो उस बैरियर को ध्यान से देखने लगा। ये बैरियर जी जो एनर्जी इस्तेमाल हुआ था वो डार्क एनर्जी है। ऑफकोर्स वो समझता है ये डार्क एनर्जी है, बट कोई ना कोई स्पेल का और कोई ना कोई ताकत का एक कमज़ोरी ज़रूर होता है। तो इस बैरियर का भी कोई ना कोई कमज़ोरी है। लान वांगची को इसे ही समझना होगा। ये समझते हुए वो पहले सारे सिख लीडर से कहता है, आप अपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी उस बैरियर पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये कहकर वो भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथों में तैयार कर रहा था। ये सुनकर सभी लोगों ने अपने नोट कर दिया था और वो भी अपने अपने स्पिरिचुअल जो गोला है वो तैयार करने लगे थे, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे थे। लान वांगची जो इस बार देखना चाहता था कि ये बैरियर इसमें टूटता है या नहीं। लान वांगची जो इसे फिर से अटैक करने के लिए कहता है एंड सब लोगों ने ही अटैक किया, लेकिन
उस बैरियर में फिर से कोई खरोच नहीं आता है, उल्टा उस बैरियर से फिर से एक फोर्स और निकलता है और साथ ही साथ एक आवाज़ भी निकलता है, जहाँ पे लान वांगची उस फोर्स की वजह से और ज़्यादा दूर चला गया था, लेकिन वो आवाज़ ने कहा, कोशिश कर सकते हो पर कुछ कामयाबी नहीं मिलेगा। ये बैरियर मेरा बना हुआ है, मेरे बैरियर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है हंगुनजुन। ये सुनकर लान वांगजी उस बैरियर की तरफ देखने लगा। ये आवाज़, लान वांगजी को ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो उस बैरियर को देखने लगा, उसकी हाथ की मुट्ठी टाइट हो गई थी। ये आवाज़, वो बस ये सोच रहा था कि तभी दोबारा उस बैरियर के अंदर से आवाज़ आता है, तो तुम सब आ ही गए मेरे पास अपना मौत का बुलावा लेकर। अच्छी बात है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा, तुम लोग यहीं पे आ गए हो। अब सब लोगों की मौत मेरे ही हाथों होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों के प्रीवियस किंग के साथ हुआ। ये कहकर वो हंसने लगा। लान वांगजी का मुट्ठी टाइट हो गया था। वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत है तो बाहर आओ। ये कहकर लान वांगजी चिल्लाता है। लान वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे जो सारे सेक्रेटरीज थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ये इसने हमारे किंग को मारा है, जहाँ पे सब लोग चिल्ला कर कहता है, हाँ हिम्मत है तो बाहर आओ, एक कायरों की तरह उस बैरियर के अंदर बड़ी बड़ी बातें ना करके हमसे युद्ध करो, तुम हमें मारोगे वो भी इस बैरियर के अंदर पे रहकर। हाँ, ये कहकर सब लोग चिल्लाने लगे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे सब लोग कहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें हमारे बच्चे लौटा दो, अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे बच्चे को हमें लौटा दो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग को मारने की, तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही होगी। ये कहकर वो लोग चिल्लाने लगे थे, जहाँ पे ये सुनकर वो पर्सन मतलब अंदर से एकदम बैरियर के अंदर से कहते, अरे अरे अरे, सारे चीटियां तो एक साथ भड़कने लगे, इतना गुस्सा, ओ गॉड मैं तो डर गया, कोई मुझे बचाओ प्लीज, कोई आके सेव करो। हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं डरने वाला इंसान हूँ? अगर डरना होता तो बहुत पहले ही डर जाता, लेकिन मैं यन हूँ। यन कभी भी किसी से डरता नहीं है और ना ही किसी से हार मानता है। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों से डर कर ये बैरियर क्रिएट किया है? तुम लोगों जैसे बेवकूफ इंसान, चीटियों जैसे इंसान के दिमाग में यही आ सकता है। तुम लोगों जैसे बेवकूफ इंसान जो मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं कायरो की तरफ पीछे हमला कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम लोगों के वो सो कॉल्ड किंग लैन चिंगेन जिनको नहीं मार पाता, तुम तो उससे भी बड़े चीटी हो, फिर भी मैंने उस किंग को मारा है, तो तुम तो मेरे लिए चीटियों से भी बहुत छोटी हो सके तो इस बैरियर को तोड़ के मेरे साथ लड़के दिखाओ। ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है, मुझे पता है तुम लोगों जैसे चीटियां मेरे तो क्या मेरे वो ये कहा ही था कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से यन एकदम शॉक हो गया और वो सामने देखने लगा। उस ब्लास्ट की वजह से पूरी तरीके से धुआं हो गया था, मतलब चारों तरफ एकदम धुआं फैल गया था, जिसकी वजह से यन कुछ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो ये देख पाया था कि उसका बैरियर टूट चुका था। वो इस वजह से ना इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो बस सामने उस धुआं की तरफ देखने लगा। उस धुआं से एक पर्सन बाहर निकलता है, जिसके हाथ में गुचिन था, साथ ही साथ एकदम वाइट कलर के आर्मर पहने हुए, फॉरहेड रिबन पहने हुए, एकदम गॉड की तरह वो पर्सन ठीक उस पर्सन यानी कि यन के सामने आके खड़ा हो गया था। वो पर्सन को देखकर वो यन एकदम शॉक्ड हो गया था। वो शॉकिंगली उसे देखने लगा। अभी जस्ट हुआ क्या? ब्लास्ट और बैरियर टूट गया? ये बैरियर टूट कैसे सकता है? यन चीख कर कहता है, नहीं, ये कैसे हुआ? ये बैरियर टूट कैसे गया? जहाँ पे सामने जो लान वांगजी खड़ा था, हाँ ऑफ कोर्स लान वांगजी, जो अपने आंखों को ओपन कर लिया था, वो डायरेक्ट उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने पूरी तरीके से ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का, और साथ ही साथ अपने फेस में ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, जिससे उस पर्सन का पूरा फेस ढका हुआ था। लान वांगजी ठीक उस पर्सन की आंखों में देखता है। लान वांगजी देखता है कि उस पर्सन की आंखें पूरी तरीके से काली थी, मतलब एकदम ब्लैक कलर का, जहाँ पे लान वांगजी उसके तरफ देखने लगा था, जहाँ पे युन जो ठीक लान वांगजी के सामने ही खड़ा था, वो अपनी एकदम ब्लैक आइज से उसकी तरफ घूरने लगा था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने मेरे बैरियर को कैसे तोड़ा? जहाँ पे लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो पर्सन देख सकता था कि लान वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी गुस्से में, जहाँ पे लान वांगजी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की? उसकी आवाज़ से पूरे आसमान में जैसे कि बिजली करके उठा था, जहाँ पे सब लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे आ गए थे, सब लोग भी थोड़ी देर के लिए एकदम फ्लिंच कर उठे थे। मौसम बदलने लगा था, आसमान में काले बादल आने लगे थे, एंड लान वांगजी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, वो गुस्से में उस पर्सन को घूरे जा रहा था, जहाँ पे वो पर्सन थोड़ी देर के लिए सहम गया था, लेकिन वो भी अपने गुस्से में आते हुए कहता है, हाँ मारा है तो क्या कर लोगे हंगुनजुन? ये कहकर वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखने लगा था। लान वांगजी जिसकी मुट्ठी टाइट हो चुकी थी, वो अब गुस्से में अपने गुचिन स्ट्रिंग से उस पर्सन की तरफ जो पूरी तरीके से काले कपड़े में था, उसके ऊपर हमला कर देता है। वो पर्सन भी जैसे कि समझ गया था, वो भी तैयार था। वो देखने लगा था लान वांगजी को। दोनों अब आमने सामने थे। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, मतलब दोनों की आंखों की जो आई कनेक्शन था वो अभी भी बरकरार था, लेकिन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लान वांगजी अपने गुचिन स्ट्रिंग पे अपना हाथ फिराते हुए लगातार मतलब हमला कर रहा था, और वो पर्सन जो अपने हाथों से
ब्लैक स्मोक बाहर निकाल रहा था, जो उन सारे गुचिन स्ट्रिंग के हमलों को रोक रहा था। लान वांगजी लगातार हमला कर रहा था और वो पर्सन जो ब्लैक रोब में था यानी कि यन, वो उसे रोकने लगा था। अब दोनों के बीच टकरार हो रहा था। यहाँ पे सब लोग पीछे हट गए थे क्योंकि उन लोगों के पावर से एक फोर्स बाहर निकल रहा था जो सब लोगों को पीछे ढकेल रहा था, इसीलिए सब लोग एकदम पीछे हट गए थे। सब लोग उन दोनों को देखने लगे थे। वो लोग लड़ रहे थे और साथ ही साथ आसमान जो पूरी तरीके से एकदम काले बादल से ढक चुका था, वहाँ पे सिर्फ जो बिजलियाँ थी वो जोर जोर से कड़कने लगा था, जहाँ पे सब लोग देख रहे थे आसमान अचानक इतना ज़्यादा बदल कैसे गया। अभी मॉर्निंग था लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रात हो चुका है। ऐसे काले बादल पूरी तरीके से छा गए थे, जहाँ पे सब लोग जो लान वांगजी और उस पर्सन को देख रहा था जो ब्लैक रोब में सिर्फ लान वांगजी के ऊपर हमला कर रहा था, अब वो भी लान वांगजी की तरफ फ्यूरियसली अटैक करने लगा था। वो दोनों में अब बहुत ही ज़बरदस्त हमला हो रहा था, जिससे आसपास की जगह ना दबा हो रहा था। वो सारे लोग सारे सेक्ट लीडर्स, सारे जो सेनाएं थे वो बहुत ज़्यादा दूर हट गए थे। इनफैक्ट जो शू यांग भी और लैनान सब लोग ही पीछे हट गए थे, जहाँ पे लान वांगजी और वो दोनों लगातार अपने अपने पावर से हमला करने लगे थे। लान वांगजी अपने गुचिन के साथ, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ लड़ने लगा और वो पर्सन अपने डार्क एनर्जी से लड़ने लगा था। वो पर्सन जो अभी मास्क पहना हुआ था, लान वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे फादर को मार के सबसे बड़ी गलती किया है, तुमने अपने मौत को यहाँ पे बुलावा दिया है। ये कहकर वो दोबारा अटैक करने लगा था। उसकी हर एक बात पे आसमान में सिर्फ बिजली कड़क रही थी। वो पर्सन उसे देख रहा था। उस पर्सन की आंखों में पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर दिखने लगा, क्योंकि उसने वो गुचिन देखा। ये तो वही गुचिन है, चिंगशियान। एंड ये समझते ही ना वो उस गुचिन को घूरने लगा और साथ ही साथ उस पर्सन को भी, उस अल्फा को भी घूरने लगा। जो अल्फा जो अब दिखने में इतना ज़्यादा डरावना भी लग रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा शार्पली बस उसे ही घूरे जा रहा था। यन एक पल के लिए जैसे सहम गया था, लेकिन वो अपना हमला करना नहीं रोका था। वो भी अपने अटैक से फ्यूरियसली उसके तरफ घूर के देखता है और वो स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हें भी मैं मार डालूंगा, ठीक तुम्हारे फादर की जैसे। ये कहकर वो लगातार उसके ऊपर हमला करने लगा था। लान वांगजी भी उसे घूर कर देखते हुए लगातार उसे हमला कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलता है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, ना लान वांगजी हार मानेगा और ना ही यन हार मानेगा। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर के बस देख रहे थे और साथ ही साथ हमले भी कर रहे थे। उन लोगों का आई कांटेक्ट इतनी देर तक जो लड़ाई चला था एक बार भी नहीं हटा था। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते हुए लड़ रहे थे। लान वांगजी भी रुक नहीं रहा था। वो दोनों की लड़ाई इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया था कि अब जो माउंटेन था वो अर्थक्वेक आने लगा था। वहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक होने लगा था एंड ज़मीन हिलने लगा था। एंड सब लोग जो आसपास की चीज़ों को पकड़ के रखे थे, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो अब लगातार और भी ज़्यादा स्पीड से अपने जो गुचिन था उसे चलाने लगा था, उसके विप को चलाने लगा था। एंड इसी के दौरान ही अचानक ही लान वांगजी के गुचिन के जो विप था वो एकदम उस पर्सन के जो मार्क्स था ना, उस मार्क्स को छूकर बाहर निकलता है, जहाँ पे उस मार्क्स पे टच लगते ही वो मार्क्स उस पर्सन से यानी कि यन के चेहरे से एकदम हट जाता है। एंड जब वो ब्लैक मार्क्स एकदम उस यन के चेहरे से हट गया, लान वांगजी की आंखें एकदम शॉकिंगली बड़ा हो गया और वो शॉकिंगली उस पर्सन को देखने लगा, उस पर्सन के चेहरे को देखने लगा। और जो वो इतनी देर से अपने गुचिन से स्ट्रांगली हमला कर रहा था, उसकी हाथ वहीं पे एकदम रुक गया और वो शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगा। वो पर्सन जिसने जिसके फेस से मार्क्स हट गया था, वो अपने मार्क्स की तरफ देखता है। उसके मार्क्स जो अभी ज़मीन पर गिरे हुए थे वो भी 2 टुकड़े में, और वो उस मार्क्स को देखने के बाद फिर एकदम लान वांगजी की तरफ देखता है, वो भी बहुत ही गुस्से में। एंड लान वांगजी को शॉकिंग देखकर वो भी शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो बिना सोचे बस हमला करने लगा था। एंड वो इस बार अपनी पूरी फोर्स लगाकर अपने डार्क एनर्जी को अपने सामने लाता है, एक गोले जैसा, और वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उस गोले को डायरेक्ट लान वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया था। लान वांगजी जो अपने जगह पर ही बस फ्रोज था, ना ही वो गुचिन चला रहा था और ना ही उसने ये देखा कि वो डार्क एनर्जी का जो गोला था वो उसके तरफ आ रहा था। वो बस वाइडनली उस लड़के को देख रहा था। वो इससे पहले वो कुछ और समझ पाता, वो बस अपने मुंह से एक ही बात निकाल पाया था, विंग। एंड उसके बाद ही वो डार्क स्मोक उसके साथ एकदम ज़ोर से लगता है, वो डार्क स्मोक ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। एंड जिस वजह से लान वांगजी इस बार बहुत दूर जाके गिरा था, बहुत दूर, एंड इतना दूर कि वो पहाड़ से जाके टकरा जाता है, जहाँ पे उस पहाड़ में ना एकदम क्रैच दिखने लगे थे। और लान वांगजी जो इतनी ज़ोर से गिरा था, इस वजह से उस माउंटेन में भी पूरी तरीके से अर्थक्वेक जाने लगा था, जहाँ पे लान वांगजी जो अभी भी इतना ज़्यादा शॉक था और साथ ही साथ इस हमले की वजह से वो इतना ज़्यादा उसे चोट लगा था, वो एकदम अपने मुंह से ब्लड निकाल दिया था। जहाँ पे लान वांगजी उस पहाड़ से टकराने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ एकदम धुएं जैसा हो गया था। एंड सब जो सिख लीडर्स थे वो चिल्ला कर कहते हैं, महाराज। ये कहकर सारे जो अल्फा सिख लीडर्स थे वो हवा में उड़ते हुए उस जगह पे जाने लगे थे जिस जगह पे महाराज एकदम टकराए थे। वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे महाराज यानी कि लान वांगजी जो एकदम उस पहाड़ में नीचे गिरा था, वो खांसने लगा था। वो खांसते हुए बस अपने आंखों को वाइडन करते हुए उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से वो हमला आया था, यानी कि सामने विंग को। हाँ, वो विंग था, विंग जो अब विंग नहीं था, कोई और था, या फिर कह लो कि विंग का ही चेहरा, विंग का ही बॉडी
बट वो पूरा अलग पर्सन था। लान वांगजी जो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर उसके आंखों पे जैसे भरोसा उसे नहीं हो रहा था, वो अभी बहुत मुश्किल से एकदम बैठता है। मतलब वो एकदम लेट गया था, इतनी ज़ोर से वो गिरा था, वो बहुत मुश्किल से उठता है। यहाँ पे सब लोग उसे हेल्प कर रहे थे उठने में, जहाँ पे लान वांगजी जो उनके मदद से उठता है। उठने के बाद वो सामने उस पर्सन को देखने लगा, एंड अब जाके सब लोग उस पर्सन की तरफ देखता है जिस पर्सन ने उनके महाराज के ऊपर इतना फोर्सफुल अटैक किया था। एंड जब सभी लोगों ने उसको देखा, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी की आंखें बड़ी बड़ी हुई थी वो जियांग फेंगमियान था। जियांग फेंगमियान शॉकिंगली कहते हैं विंग, एंड ये सुनकर सब लोग फेंगमियान की तरफ देखते हैं। विंग, हाँ उन्होंने सुना था कि जो विंग था, विंग उनका ओमेगा बेटा है, पर विंग यहाँ पे क्या कर रहा है? जहाँ पे सब लोग शॉकिंगली उसे देखने लगे थे। एंड ये जब विंग ने सुना तो वो डायरेक्ट फेंगमियान की तरफ देखने लगा। फेंगमियान उसकी आंखें देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी, पूरी तरीके से ब्लैक, एंड वो उसकी तरफ देखने लगा था जहाँ पे जो फेंगमियान था। फेंगमियान आ गया तो वो कहता है विंग, विंग मेरा बच्चा, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये क्या है? तुम ऐसे कैसे बन गए हो बेटा? ये कहकर वो धीरे धीरे करके अपनी बेटी के पास जाने लगे थे, जहाँ पे जो विंग था, विंग वहीं पे खड़ा हुआ था। एंड वो फेंगमियान की तरफ देखने लगा था। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस उसे देख रहा था। जहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान अपने बेटे को देखकर ना वो अब जल्दी जल्दी चलते हुए उसकी तरफ जाने लगा, और वो जाते हुए कहता है विंग, विंग मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या कर रहे हो? तुमने महाराज को कैसे क्यों मारा? वो महाराज है, और ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे हो ये सब? वो ऐसे ही बोले जा रहे थे और वो डायरेक्ट एकदम वांगजी के विंग के पास जाने लगे थे। ये देखकर जो विंग था उसका फेस जो पहले कोल्ड था, उसके फेस में एक स्माइल आ गया। लेकिन वो स्माइल कोई अच्छा वाला स्माइल नहीं था, वो एक डेविल स्माइल था। वो अभी भी अपनी काली काली आंखों से बस फेंगमियान को देख रहा था। और फेंगमियान जो इससे थोड़ा सा उनको डर लगा, लेकिन वो उनका बेटा है, वो ऐसे ही रुक नहीं सकते। वो दौड़ के जाने लगे, जहाँ पे वो जब एकदम मिडल में आए तब जाके जो विंग था, विंग अपने मुंह से कोई शब्द निकाला, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये कहकर जो विंग था, विंग डायरेक्टली एकदम अपने डार्क एनर्जी से अटैक कर दिया था। एंड उसके अटैक से फेंगमियान जो मतलब मिडल पे खड़े थे ना, वो वहीं पे एकदम फ्रोज हो गए थे, जहाँ पे वो देख रहे थे अपने बेटे को। वो बस कुछ कहने वाले थे कि वो डार्क एनर्जी एकदम उनके ऊपर अटैक कर दिया था, और फेंगमियान यहाँ से बहुत दूर जाके बहुत सारे पेड़ों के साथ टकरा कर गिर गए थे। उनके हेड से ब्लड निकलने लगा था, जहाँ पे वो खांसने भी लगे थे। उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। वो खांसते हुए बस बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को ओपन करके बस अपने बेटे को देख रहे थे। उसका बेटा जो उसे हमला कर रहा है, ये उसका बेटा नहीं हो सकता। उसका बेटा आज पूरी तरीके से अलग था, पूरी तरीके से एक ईविल की तरह था। सब लोग ये देखकर एकदम डर गए, एंड सब लोग दूर भी हट गए। जहाँ पे लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा ही इस हमले की वजह से कमज़ोर हो गया था, वो अपनी मतलब पैरों को चलाते हुए विंग के पास आते हुए कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था, मतलब वांगजी के मुंह से। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने विंग है जो उनके ऊपर हमला कर रहा है। एंड उसके दिमाग में ये भी क्लिक करा, क्या ये वही लड़का है, वही उस शक्ति का मालिक विंग है? लान वांगजी ये सोच कर ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, और वो विंग को देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा कि विंग के साथ वो लड़ेगा। जिस पर्सन के वो आमने सामने आएगा वो उसी का ही प्यार होगा जो उसके सामने है, लेकिन पूरी तरीके से एक नए अवतार में, नए रूप में, जो उसको भी देखकर पहचान नहीं पा रहा था। एंड वांगजी खुद उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये विंग है, हाँ ये उसका विंग है जिसके लिए वो इतने दिनों तक तड़पा है। आज उसके सामने वो है, लेकिन एक विलन की तरह, वो एक विलन की तरह और एक अनजान इंसान की तरह सबकी तरफ नफरती नज़र से देख रहा था। जहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, एक स्मिक करते हुए कहता है विंग, मैं विंग नहीं हूँ लान वांगजी, मैं येन हूँ, येन जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया किंग भी है। और तुम, ये कहकर विंग स्मिक करता है और वो कहता है अब तुम्हारे अंत का वक्त आ गया है लान वांगजी। ये कहकर वो अब पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए लान वांगजी की तरफ अटैक करने लगा। लान वांगजी जो ये देखकर विंग की तरफ वो बस शॉकिंगली देख रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी एनर्जी, जो बची कुची एनर्जी था, उससे हवा में उड़ते हुए उस पावर को डॉच करता है। वो पावर एकदम किसी पेड़ से जाके ना एकदम वो पेड़ को एकदम जला दिया था। ये देखकर जो विंग था, विंग उसकी तरफ घूर के देखता है और वो स्मिक करते हुए कहता है कितनी देर तक लड़ोगे लान वांगजी? मरना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का कांटा हो, और रास्ते के कांटे को हराने के लिए मेरे पास और भी बहुत नए तरीके हैं। और तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, और ना ही मैं तुम्हें अब जिंदा रहने दे सकता हूँ। ये कहकर उसकी तरफ स्मिक करता है और फिर वो अपनी पावर से लगातार लान वांगजी की तरफ अटैक करने लगा था। लान वांगजी जो अभी भी बस एक टक विंग को देख रहा था, वो बहुत मुश्किल से उन सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो हमला नहीं कर रहा था, वो बस बच रहा था। वो बचते हुए बस कहता है विंग देखो, मैं लान वांगजी हूँ, देखो तुम्हें क्या हुआ है, उठो, देखो तुम ये नहीं हो, तुम जो दिख रहे हो वो नहीं हो, तुम विंग हो, तुम एक काइंड पर्सन हो, तुम इविल नहीं हो। विंग
उठो, अपने होश में आओ, विंग प्लीज़ उठो। ये कहकर वो बार बार लान वांगजी विंग के हमले से बच रहा था। लान वांगजी की बातें विंग सुन तो रहा था, लेकिन वो स्मिक करते हुए इसकी तरफ देखता है और वो कहता है कौन विंग? मैं विंग नहीं हूँ लान वांगजी, और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। ये कहकर वो लगातार उसकी तरफ हमला करने लगा। लान वांगजी जो अपने आप को धीरे धीरे हील करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, मतलब उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन उसके गोल्डन कोर को वो फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ वो विंग के हमले से भी बचने की कोशिश कर रहा था। वो बचते हुए ही बस विंग को देख रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू थे। हाँ, अब उसके आंखों में आंसू थे। वो सामने उसे देख रहा था जो उसका प्यार है, वो उसके ऊपर हमला कैसे करे। हाँ, वो अपने आप को, अपने पावर को गेन कर रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ जैसे चल नहीं पा रहा था। वो पूरी तरीके से अपने गोल्डन कोर को रीस्टोर करता है, मतलब अपने गोल्डन कोर को फिर से फिक्स करता है और साथ ही साथ उसके उंड को भी। वो ये सारी चीज़ें ना उसके हमले से बचते हुए कर रहा था। उसका गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो एकदम 15 मिनट में ही अपने पूरे बॉडी को एकदम हील कर लिया था और वो हील करते हुए बस विंग को देख रहा था। विंग जो लगातार गुस्से में बस उसे अटैक किए जा रहा था एंड वो उसे चीख कर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लान वांगजी। ये कहकर वो फिर से उसकी तरफ मतलब हमला करने लगा था। लान वांगजी जो अब पूरी तरीके से हील हो गया था, वो अपने गुचिन को दोबारा समन करता है, लेकिन वो अपने गुचिन को मतलब गुचिन के स्ट्रिंग को मतलब उसकी तरफ थ्रो कर नहीं पा रहा था। वो बस देख रहा था। वो बार बार उसे बुलाते हुए कहता है, विंग विंग, मैं तुम पे अटैक नहीं करना चाहता हूँ। विंग प्लीज़ उठो, ये तुम नहीं हो, ये तुम असलियत नहीं हो, तुम विंग हो, तुम वी वुशान हो, तुम ये नहीं हो जो तुम अब दिख रहे हो। विंग उठो, उठो, तुम्हें उठना है। जहाँ पे ये सुनकर ना वो यानी कि विंग अब चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा मैं विंग नहीं हूँ, तो बार बार मुझे विंग कहकर बुलाना बंद करो। ये कहकर वो इस बार सिर्फ लान वांगजी की तरफ नहीं, वो सारे जो सेक्ट लीडर्स थे उनके ऊपर भी हमला करने लगा था। वो सारे लोग जो उस माउंटेन की साइड में थे ना, वो भी अब उन सारे हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जो विंग सबकी तरफ देखकर स्मिक करता है और फिर वो उनसे थोड़ा दूर हटते हुए अपनी आंखों को बंद करता है एंड पूरी तरीके से अपने डार्क स्मोक को अपने चारों तरफ फैलने देता है एंड वो पूरी तरीके से एकदम डार्क स्मोक से घिरा हुआ था। वो अब अपने आंखें को ओपन करता है और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आज पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड यन के पावर को देखेगा कि यन क्या क्या कर सकता है। आज पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड साक्षी रहेगा कि यन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये कल्टीवेशन वर्ल्ड को मुझसे कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं। यन आज पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करेगा, राज। ये कहकर वो हंसने लगा था। लान वांगजी बस देख रहा था अपने प्यार को, जो अब पूरी तरीके से एक और ही पर्सन बन गया था। एक ऐसा पर्सन जो ईविल था, जो सबको मारने का शक्ति रखता था। वो सारे लोगों की तरफ देखता है। विंग के वो डार्क स्मोक जो अब पूरी जगह पे फैलने लगा था, वो अभी अपने हवा में उड़ा हुआ था एंड वो माउंटेन से भी दूर दूर देख सकता था कि विंग की वो पावर से कितने कितने लोग मर रहे थे, सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग नीचे गिरकर बेहोश हो रहे थे, सारे सैनिक जो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे एंड जो भी कल्टिवेटर्स थे वो भी धीरे धीरे सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो सारे सेक्ट लीडर्स की तरफ देखता है। वो सारे सेक्ट लीडर्स अपने गले को पकड़ लिया था, जैसे कि उनके गले पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, उनके सांसें अटक रही थी। लान वांगजी उन सारे लोगों को देखता है। उसके राज्य में अब ये धुआं पूरी तरीके से फैल रहा था, पूरी तरीके से ये स्मोक फैल रहा था, जिससे धीरे धीरे इंसान मरने लगे थे। विंग एंड वांगजी अब आमने सामने थे। वांगजी बस अभी भी गुचिन को हाथ लिए विंग को ही देखे जा रहा था। वो अब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो अपने प्यार पे भी हमला नहीं कर सकता है, अपने प्यार को नुकसान नहीं कर सकता है, और ना ही वो अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड को, अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने राज्य के प्रजा को कुछ होने दे सकता है। उसके सामने एक ऑप्शन था, या फिर वो अपने प्यार को बचाए या फिर वो अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाए, अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, अपने राज्य को बचाए। वो क्या करेगा? वो अब कहाँ जाएगा? वो अपने प्यार पे हमला नहीं कर सकता, अपने प्यार को मार नहीं सकता, और दूसरी तरफ वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को, अपने प्रजा को, अपने राज्य को ऐसे ही मरते नहीं देख सकता। अब वो एक ऐसे मुश्किल में पड़ गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो वहीं पे खड़ा हुआ था अपनी गुचिन के साथ, बस वो देख रहा था यहाँ पे जो भी हो रहा था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो स्मोक एकदम फैल चुका था और उसी स्मोक से नॉर्मल लोग जो ब्रीथ धीरे धीरे कम कर रहे थे, वो धीरे धीरे मर रहे थे। वांगजी जो अपने आंखों को टाइटली बंद करता है, अपने दिमाग को, अपने दिल को वो समझा नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो बस देख रहा था, ऐसे ही अपने प्रजा को मरते हुए देख रहा था और अपने सामने अपने प्यार को, सबको मारते हुए देख रहा था। वांगजी बहुत देर तक अपने आंखों को बंद रखता है एंड फाइनली वो अपने आंखों को ओपन करके अपने सामने विंग को देखता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो क्या करेगा। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पे रखता हूँ। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का पार्ट जरूर कमेंट में बताना। होप तो कि आप लोगों का आज का पार्ट अच्छा लगा हो। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, वांगजी क्या करना चाहता है, वो क्या करेगा, क्या वो प्रजा को बचाएगा या फिर अपने प्यार को। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यही तक मिलते हैं, बाय बाय।